हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर अब नया स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर ये 7th। दोस्तों चैप्टर 7th है प्राकृतिक संसाधन और उनके उपयोग। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं जो चैप्टर नया है दोस्तों। तो ये 7th चैप्टर है प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन और उनका महत्व। तो दोस्तों ये चैप्टर है 7th प्राकृतिक संसाधन और उनका महत्व। अब आइए देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं संसाधन क्या होते हैं। दोस्तों संसाधन वो होते हैं जो हम लोगों के उपयोग में, दैनिक जीवन जीवन के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो ये दोस्तों देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन के रूप में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। तो हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या दिया गया है। हेडिंग से सही कर लेते हैं थोड़ा। इस तरीके से दिया गया संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या दोस्तों, प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति में प्रकृति में पाई जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले प्रथम मनुष्य प्रथम मनुष्य प्रकृति में पाए जाने वाले प्रथम मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों के, प्रथम मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों के, मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों के उपयोग में आने वाले पदार्थ, उपयोग में आने वाले पदार्थ, उपयोग में आने वाले पदार्थ या साधन, पदार्थ या साधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रथम जीव मनुष्य और अन्य जीवधारियों के उपयोग में आने वाले जो पदार्थ होते हैं या साधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण इन संसाधनों की, इन संसाधनों की इन संसाधनों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जबकि जबकि यह संसाधन हमारी पृथ्वी पर जबकि यह संसाधन हमारी पृथ्वी पर जबकि यह संसाधन हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में सीमित
मात्रा में उपलब्ध हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः भविष्य में इन संसाधनों के प्रति हमें गंभीर होकर चिंतन और मनन करना चाहिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय 3R का सूत्र, यानी दोस्तों देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं तो उस समय जो 3R आते हैं उन 3R का क्या मान होता है दोस्तों, 3R का किस तरीके से मान निकालते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय हमें दीर्घ समय के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि यह अगली कई पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला R, यानी कह रहा है कि 3R का सूत्र है तो आइए पहला R का देख लेते हैं दोस्तों। सबसे नंबर 1 डाल लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों क्या है, कम उपयोग, इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलते हैं रिड्यूस। इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, इसे रिड्यूस बोलते हैं। यानी एक R आ गया, पहला R का ये मान है। आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। अब आइए इसमें लिख लेते हैं कम उपयोग में क्या दिया गया है दोस्तों। लिखेंगे कम उपयोग में लें तथा जल व बिजली
तथा जल व बिजली की बर्बादी पर रोक लगाएं। तो दोस्तों पहले आर का प्रयोग क्या है, यानी कम उपयोग, यानी कि रिड्यूस, कम उपयोग में लें तथा जल व बिजली की बर्बादी को रोक लगाएं, यानी जल या बिजली की बर्बादी ज़्यादा ना करें। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा इसका पॉइंट, यानी दूसरे आर का प्रयोग क्या है। तो देख लेते हैं दूसरे आर का प्रयोग है दोस्तों पुनः चक्रण। क्या है? पुनः चक्रण। अब इसमें देख लेते हैं, तो दोस्तों पुनः चक्रण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रिसाइकिल। तो दूसरा आर आ गया, क्या आ गया? रिसाइकिल। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दूसरे आर का। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा पॉइंट भी हाईलाइट कर दिया। अब आइए इसमें लिख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण के द्वारा दोबारा उपयोग योग्य बनाया जा सकता है, उन्हें अपशिष्ट से अलग कर पुनः चक्रण की प्रक्रिया में ले जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिए कि दो आर के प्रयोग किस तरीके से किए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं तीसरे आर का प्रयोग, यानी तीसरे आर का प्रयोग क्या किस तरीके से करना है दोस्तों। क्योंकि दिया गया था प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय 3 आर का सूत्र दोस्तों। तो 3 आर के सूत्र के लिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। तीसरा पॉइंट दोस्तों दिया गया है पुनः उपयोग। क्या लिखेंगे? पुनः उपयोग, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों? रीयूज। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। रीयूज। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है दोस्तों। तो दिया गया यह पुनर्चक्रण से भी अच्छा तरीका है। यह पुनर्चक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनर्चक्रण में कुछ ऊर्जा खर्च होती है, कुछ ऊर्जा व्यय होती है, जबकि पुनः
पुनः उपयोग में जबकि पुनः उपयोग में वस्तु का बार बार प्रयोग किया जाता है। वस्तु का बार बार प्रयोग किया जाता है। बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे लिफाफे, हो गया दोस्तों। प्लास्टिक की बोतलें हो गईं। प्लास्टिक की बोतलें हो गई दोस्तों। डिब्बे हो गए। डिब्बे आदि का उपयोग पुनः उपयोग में लाया जा सकता है दोस्तों। इन सब का क्या करते हैं? पुनः उपयोग में ला सकते हैं। डिब्बे आदि का उपयोग पुनः कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि 3R का क्या प्रयोग होता है दोस्तों, क्या सूत्र होता है प्राकृतिक संसाधन में। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिए 3R, यानी पहला R क्या था? पहला R था कम उपयोग यानी कि रिड्यूस। उसके बाद दूसरा R था पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकिल। उसके बाद दोस्तों तीसरा था पुनः उपयोग यानी कि रीयूज। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक दिया गया है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। व स्टेक होल्डर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये डेफिनेशन दी गई है। अब आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। उससे पहले इसे हाईलाइट कर देते हैं। अब आइए लिख लेते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा क्या दी गई है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा दी गई है कि संसाधनों का दोस्तों जो उपयोग करते हैं, संसाधनों के उपयोग स्वामित्व नियंत्रण और संरक्षण के प्रति आस्था रखने वाले विभिन्न व्यक्ति या संस्थान वन संस्थानों के स्टेक होल्डर यानी दावेदार। दोस्तों इसकी हिंदी होती है दावेदार कहलाते हैं।
कहलाते हैं, यानी स्टेक होल्डर या दावेदार कहलाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस तरीके से इन्हें डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर ये निर्भर करते हैं और इनका क्या क्या वर्गों में होता है दोस्तों। तो इन्हें 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। नंबर 1, इन्हें 4 वर्गों में बांटेंगे दोस्तों। तो नंबर 1 देख लेते हैं। वन के अंदर वन के अंदर एवं वन के समीपवर्ती एवं वन के समीपवर्ती एवं वन के समीपवर्ती क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्र में रहने वाले वे लोग क्षेत्र में रहने वाले वे लोग जो अपनी अनेक समस्याओं के लिए जो अपनी अनेक समस्याओं के लिए जो अपनी अनेक समस्याओं के लिए अनेक समस्याओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं वन पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दिया गया है ये पहला पॉइंट, यानी वन के अंदर एवं वन के समीपवर्ती जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो अपने समस्याओं के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पूरी तरीके से वनों पर निर्भर रहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। सरकार का वन विभाग सरकार का वन विभाग सरकार का वन विभाग जो वनों पर अपने स्वामित्व के साथ अपने स्वामित्व के साथ अपने स्वामित्व के साथ वनों से प्राप्त संसाधनों वनों से प्राप्त संसाधनों वनों से प्राप्त संसाधनों पर नियंत्रण भी रखता है संसाधनों पर नियंत्रण भी रखता है। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों। तो ये देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट। उद्योगपति उद्योगपति अपने संबंधित उद्योग को चलाने के लिए उद्योग को चलाने के लिए वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। उद्योगपति का यह वर्ग उद्योगपति का यह वर्ग
उद्योगपति का यह वर्ग तेंदुपत्ती का उपयोग उद्योगपति का यह वर्ग तेंदुपत्ती का उपयोग तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में बीड़ी बनाने में तथा कागज मील तक के उद्योग में कागज मील तक के उद्योग में वन उत्पादकों को काम में लेते हैं। अब भाई दोस्तों देख लेते हैं सबसे इसमें मुख्य चीज़ क्या है। तेंदुपत्ती, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। तेंदुपत्ती से क्या होता है, इससे बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा घर में चाचा ताऊ ताई इन सब बीड़ियों का सेवन करते हुए। तो दोस्तों इसके किससे बनाई जाती है, ये तेंदुपत्ती से बनाई जाती है दोस्तों। ये तेंदु लिखा है, वाह ना समझ लेना, इसे ता है, ये ता समझना कि ये ता बनी है। तेंदुपत्ती लिखी है दोस्तों, तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। अब आइए इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अंतिम पॉइंट, जैसे 4 वर्गों में बांटा था, तो चौथा वर्ग देख लेते हैं। तो दोस्तों चौथा वर्ग क्या है, वन्य जीव एवं प्रकृति प्रेमी लोगों का वर्ग प्रकृति प्रेमी लोगों का वर्ग जो प्रकृति के संरक्षण में श्रद्धा एवं भाव से समर्पित है। तो दोस्तों इस तरीके से 4 पॉइंट देख लिए। ये 4 पॉइंट कौन कौन से थे, वन एवं वन्य जीव स्टेक होल्डर किन्हें कहते थे दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके 1-2 और टॉपिक, उसके बाद में ये जो टॉपिक है दोस्तों ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, ए पॉइंट में लिख लेते हैं इन्हें। ए पॉइंट के तरीके से, वनों से फल नट्स और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। फल नट्स और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला बी नंबर, वनों से पशुओं का चारा आसानी से एकत्रित हो जाता है।
आसानी से एकत्रित हो जाता है। सी नंबर देख लेते हैं दोस्तों, खेतों संबंधित मछली पकड़ने और शिकार करने और शिकार करने के लिए औजार में जो लकड़ी के बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया, यानी वन्य जीव एवं वन्य जीव स्टेक होल्डर किन्हें कहते हैं, स्टेक होल्डर्स को कितने भागों में बांटते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्टेक होल्डर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टेक होल्डर और उनके उपयोग और उनके भागों के बारे में। तो दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और ये चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में सबसे लास्ट का चैप्टर है दोस्तों, 7वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर दोस्तों यानी हमारे संसाधन और उनका उपयोग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।